ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की जंग जीतकर कई लोग घर वापस आ चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अचानक कुछ हफ्तों बाद ही कोरोना की जंग को फिर हार गए हैं। कभी उनमें दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया, तो कभी उनमें फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ गया। जहां तक आज का सवाल है, कोरोना ने पिछले कुछ महीनों में अपने बहुत पैर पसारे, लेकिन अब वो कुछ सिकुड़ा सिकुड़ा सा नजर आता है। हालांकि देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार आ रहे हैं। कई जगह पर कोरोना लगभग ना के बराबर है, लेकिन कोरोना और उसके बाद होने वाली जो बीमारियां हैं, उसके बाद होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी एक डर का विषय बने हुए हैं उन तमाम मरीजों में जिनकी स्थिति जो है उस दौरान काफी गंभीर हो गई थी। कई मरीजों में कोविड के दौरान या उससे ठीक होने के बाद दिल या फेफड़े संबंधित या फिर दूसरी बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो देखने को मिल रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज हमें मिलेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद, जो कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के जानकार हैं और कोरोना के दौरान उन्होंने ऐसे बहुत से कार्यक्रम किए हैं और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं लोगों की शांत की हैं, जिनसे उन्हें काफी मदद मिली है। डॉक्टर अरविंद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार, और आपके AIR FM गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। जी डॉक्टर, सीधा सवाल अब यही बनता है और यही पूछने की और यही एक मन में जिज्ञासा है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि उनको दिल का कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया या फेफड़ों में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया और वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है? मैं इसको आपको, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका एक शॉर्ट सा 2 लाइन का जवाब देने की जगह मैं ये समय 2-3 मिनट लेके आपको इसका एक प्रॉपर आंसर देता हूं, जिससे श्रोताओं की बहुत सारी जिज्ञासाएं भी सॉल्व हो जाएंगी और उनको एक जानकारी भी प्रैक्टिकल मिलेगी। में 85% केसेस कोरोना के माइल्ड होते हैं, यानी कि उनको जो खांसी, जुकाम, बुखार, जो बदन दर्द, सर दर्द, पेट की बीमारी, ये सब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनके लंग्स का सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उनकी ऑक्सीजन नॉर्मल रहती है और उनको अस्पताल जाने की या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के पेशेंट्स तो 7-8-10 दिन में रिकवर हो जाते हैं, और हालांकि इनमें से भी कुछ लोगों में ठीक हो जाने के बाद कमजोरी, थोड़े बहुत बदन में दर्द रहना, जॉइंट्स में पेन होना, हर समय थोड़ा बदन टूटा रहना, शरीर में शिथिलता रहना, इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। लेकिन प्रायः कुछ हफ्तों में अच्छा खुराक खाने, रेस्ट करने और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब से वो करीब 100% नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। 10 से 15% रोगी ऐसे होते हैं जिनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज होती है, जिनका लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, उनको ऑक्सीजन लगवानी पड़ती है। चंद लोग उसमें से वेंटिलेटर पर भी जाते हैं और 1% के करीब लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो दूसरा वाला ग्रुप है, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट होता है लंग्स का और बाकी ऑर्गन्स का, इस ग्रुप में से ज्यादातर लोग तो इस ग्रुप में भी पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बहुत अहम जानकारी है कि ये जो लंग का इन्वॉल्वमेंट कोरोना में होता है, सभी लोगों की मान्यता ये है कि ये लंग कोरोना से इफेक्ट होता है, यानी कोरोना वायरस जाके लंग को खा जाता है। सच्चाई ऐसी नहीं है। कोरोना हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, बॉडी उसके रिस्पांस में कुछ एंटीबॉडीज और कुछ हार्मोन्स का रिस्पांस माउंट करती है कोरोना को मारने के लिए। कुछ लोगों में वो रिस्पांस इतना ज्यादा हो जाता है
कि कोरोना को तो वो मारता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो शरीर के अपने अंगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कुछ ऐसी स्थिति समझ लीजिए कि आपके बॉर्डर पर किसी दूसरे देश की आर्मी का अटैक हुआ, आपने अपनी आर्मी को वहां भेजा, आर्मी ने उसको तो मार दिया, बट उसके बाद आपकी ही अपनी आर्मी आप ही के लोगों को मारने लग गई। उस तरह से हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। तो लंग का इन्वॉल्वमेंट कोरोना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोरोना की वजह से बॉडी द्वारा माउंट किए गए हार्मोनल रिस्पॉन्स की वजह से हमारे लंग्स को डैमेज होता है, और उसी से डैमेज जो है हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में और की बाकी जगहों पर भी हो जाता है। अब इस तरह के रोगी, इसमें से कुछ लोगों को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि क्लॉटिंग की टेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है। ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है और ये हार्ट में भी हो सकता है। कुछ लोगों में डायरेक्ट हार्ट के मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। कुछ लोगों में ब्रेन का, दूसरे अंगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये वाले पेशेंट जब हॉस्पिटल में होते हैं, इनको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, ऑक्सीजन दी जाती है, इनको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, और इन चीजों को लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना होता है। अब देखिए, इस ग्रुप का कोई व्यक्ति अगर अस्पताल ना जाए, वो घर पर ही मैनेज करे, या जाए और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद अपनी केयर ना करे, दवाएं ना ले, कुछ ना ले, तो ऐसे लोगों को बाद में दिक्कत होती है। अब जो ये बाद वाली प्रॉब्लम्स हैं, एक तो लंग्स में जिन लोगों का लंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसमें से कुछ लोगों को इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, लंग्स के डैमेज हो जाते हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट परमानेंट हो जाती है, वो फिर कभी बंद नहीं हो पाती। एक तो ये होता है। कुछ लोगों को मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है डायरेक्ट, जिसकी वजह से उनमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को क्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं, और अगर उनको ब्लड थिनर्स नहीं दिए गए तो उनकी क्लॉटिंग परसिस्ट करती है, और वो क्लॉटिंग कहीं भी हो सकती है, और वो क्लॉट हमारे पैर में बन के फेफड़ों में जा सकते हैं, वो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं, वो ब्रेन की ब्लड वेसल्स में होते हैं, जिससे ब्रेन का पैरालिसिस यानी लकवा, हार्ट अटैक या लंग्स का जो एम्बोलिज्म है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब कोरोना के पेशेंट्स रिकवर होके जाएं, तो उनमें मेजॉरिटी तो ठीक हो जाते हैं और उनमें इनमें से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उन मेजॉरिटी के बीच में एक ये माइनॉरिटी भी छुपी होती है, जिसमें एक्चुअली अंगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डॉक्टर्स का ये क्रिटिकल रोल है, और पेशेंट्स का भी है, कि हम इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनको समय पर समुचित इलाज दे पाएं, जिससे उनमें होने वाली इन बाद के कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। जी, डॉक्टर अरविंद, तो बहुत ही डिटेल में आपने हमें इसे समझाया है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि कोरोना का सीधा सीधा असर जो है लंग्स यानी फेफड़ों या दिल पर नहीं होता है। जब इसका असर इस पर सीधा सीधा नहीं होता है, तो डॉक्टर अरविंद इसमें फिर इलाज क्या होता है, फिर किस तरह से इलाज किया जाता है? ये जो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें जो माइल्ड केसेस हैं, उसमें तो हमें जो वायरस की कोई स्पेसिफिक दवा देने की जरूरत नहीं होती। आपने सुना होगा कि पिछले सेकेंड वेव के टाइम में एक टैमीफ्लू करके एक टैबलेट चली थी, जिसके लिए बड़ी मारामारी हुई थी, और बाद में भारत सरकार ने उसको अपनी रिकमेंडेशन में से हटा दिया था, क्योंकि उसके देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है जो हमारा मॉडरेट टू सीवियर ग्रुप है, जिसमें ऑक्सीजन लंग इन्वॉल्वमेंट है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस ग्रुप में अगर अर्ली ऑन, क्योंकि जो वायरस है ना, वो बॉडी में जिस दिन हमारा बुखार शुरू होता है उससे चंद दिन पहले आता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा 5 से 12 दिन का। उस पीरियड में वायरस बॉडी में होता है, और हमारे इन्फेक्शन होने के चंद दिन बाद तक, वो 8-10 दिन बाद तक रहता है। उसके बाद वो वायरस हमारे बॉडी से चला जाता है, लेकिन जो डैमेज वो वायरस एंटीबॉडी रिस्पांस की वजह से कर जाता है, वो चलता रहता है। तो ये जो शुरू का वायरीमिया, जिस समय वायरस प्रेजेंट है, इस समय अगर हम एंटीवायरल दें, तो जो मॉडरेट टू सीवियर ग्रुप है उसमें भी कोई सर्वाइवल में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दिखाया गया था कि ऐसे पेशेंट आईसीयू से जल्दी बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो रिकवरी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इसमें भी जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो कोई स्पेसिफिक वायरस का नहीं होता। जब ऑक्सीजन अगर लंग इफेक्टेड है तो हम लंग में सूजन होती है,
हम उसको सूजन करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं जो बॉडी में कहीं भी सूजन को कम करते हैं और हम ऑक्सीजन देते हैं। उसी तरह से जब क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो उसके लिए हम ब्लड थिनर्स देते हैं जो हमारी क्लॉटिंग की टेंडेंसी को रोकते हैं। अगर हार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो अगर उसमें एरिथमिया यानी हार्ट रेट इरेगुलर हो गई है तो हम उसकी दवा देते हैं, और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उसकी स्पेसिफिक। तो इसमें एक्चुअली वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वायरस द्वारा कॉज किए गए इफेक्ट्स को हम ट्रीट करते हैं। और इसमें स्टेरॉइड्स जो कि एक नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी बॉडी में कहीं भी अगर सूजन है तो उस सूजन को कम करने वाली ये एक दवा है जो सर से पैर तक हर जगह काम करती है। इसका इस पर्टिकुलर ग्रुप में अहम रोल होता है। जी डॉक्टर, जो व्यक्ति कोरोना से ठीक होकर घर वापस आ चुके हैं, अब उन्हें कैसे पता लगेगा या क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि उन्हें पता लगे कि मेरे फेफड़ों में अभी भी सूजन है या मेरे हार्ट में कुछ दिक्कत है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जी नवीन जी, बहुत अहम, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल किया आपने। तो जब आप घर से वापस आ गए तो अगर आप अस्पताल से ऑक्सीजन पर रिलीज हुए हैं तो देखिए, पहली बात तो आपको वो ऑक्सीजन जो अस्पताल में बताई गई है लेते रहना है और अपनी ऑक्सीजन को रेगुलरली मॉनिटर करना है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पहले 95 के ऊपर नॉर्मल मानते थे ऑक्सीजन। कोरोना के टाइम में वो नंबर घटा के 92 कर दिया गया था और कई बार ऐसा होता था कि हम 90 तक भी एक्सेप्ट कर लेते थे कि चलो ये 90 तक चल जाएगा, लेकिन 90 के बिलो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूं कि आप ये सोचिए कि रेड लाइट जल गई है और आप एक डेंजर जोन में आ गए हैं। तो हमेशा आपकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर होना चाहिए, और ये रेस्ट पर भी है और ये एक्टिविटी करते समय भी है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है। मैं बहुत सारे रोगियों में ये देख रहा हूं कि वो लोग रेस्ट के समय तो ऑक्सीजन 90 से ऊपर होती है, लेकिन वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं, टॉयलेट तक गए, वॉशरूम गए, थोड़ा सा खाना खाने के लिए बैठे, जरा सा कमरे में चले और उनकी ऑक्सीजन, या जैसे खाना खाने समय वो चबाते हैं तो वो ऑक्सीजन उनकी 85, 80, 75, 70, यहां तक कुछ लोगों को मैंने 60 तक आते हुए देखा है। इसमें एक अजीब चीज देखने को मिली है कोरोना में कि ऑक्सीजन कम होने के बावजूद लोगों में जो ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने का एहसास है वो नहीं होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन तो कम हो जाती है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया होता है। नॉर्मली दूसरी बीमारियों में अगर ऑक्सीजन पहले जैसे कम होती थी तो व्यक्ति को सांस फूलने का एहसास होता था, उसको पता लगता था। कोविड में एक अजीब चीज है कि लोगों का ऑक्सीजन कम होने के बावजूद उन्हें सांस फूलने का एहसास नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको हैप्पी हाइपोक्सिया का नाम दिया है। उसमें हैप्पी होने की कोई बात नहीं है, ये एक तरह से एक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया है। तो ये बड़ी अहम चीज है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन रेस्ट पर भी और एक्टिविटी, टॉयलेट जाना, खाना पीना, चलने, कमरे में चलना बैठना, इन सब एक्टिविटीज में भी देखें। और अगर कभी भी रेस्ट पर या एक्टिविटी पर ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है तो आइडियली हमें उस समय मिनिमम ऑक्सीजन अपने को देनी है, चाहे वो 1 लीटर पर मिनट हो, 2 लीटर पर मिनट हो, 5 लीटर पर मिनट हो। मिनिमम ऑक्सीजन टू गेट योर ऑक्सीजन लेवल एटलीस्ट अबव 90, इफ नॉट अबव 93, 94। ये बहुत एक अहम चीज है। और अगर घर आने के बाद आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि डिस्चार्ज के समय आप 92 थे रूम एयर पे बिना ऑक्सीजन के बैठे हुए, और 2 दिन के बाद आप देखते हैं कि अब आप 82 हो गए हैं, तो इसका मतलब आपके लंग्स में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास वापस जाना है। तो ये ऑक्सीजन को मॉनिटर करना रेस्ट पर भी और एक्टिविटी पर भी पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा, ये एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी हार्ट रेट मॉनिटर करिए। कई लोगों में हार्ट रेट 110, 120, 130 के रेंज में रहती है और वो जरा सा भी चलते हैं तो वो 140, 150 हो जाती है। और दूसरी चीज, कुछ लोगों में वो एकदम से कम हो जाती है कि अचानक वो 60, 50, 45, 40 तक हो गई। तो अगर इतना वाइड फ्लक्चुएशन हो रहा है और खासकर से अगर वो ब्रेडिकार्डिया जिसको हम लो हार्ट रेट कहते हैं, अगर वो 60 के नीचे, 50 के नीचे आ रही है तो वो भी एक खतरे का साइन है, आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लेफ्ट साइड में परसिस्टेंट चेस्ट पेन हो रहा है और अगर खासकर से वो थोड़ा सा भी चलने पर या एक्टिविटी करने पर बढ़ जाता है तो वो भी एक सीरियस साइन है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको पैर में
सूजन हो गई, खासकर से जो काफ मसल्स हैं वो सूज गए हैं, उसमें सूजन हो गई है और दोनों पैर आपके सूज से गए हैं, तो ये हम इसको वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये भी एक खतरनाक साइन है और इसमें हमें ब्लड थिनर्स की जरूरत है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वापस आने के बाद अगर आपका फीवर फिर से वापस आ गया, खासकर से अगर वो 100 से ऊपर है, ये देखा गया है कि कई लोगों को 98.4, 99.4 इस रेंज में बुखार रहता है, खासकर से शाम को, वो यूजुअली 2-4-6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो 100 से ऊपर है और खासकर से अगर वो उससे भी ज्यादा है दोबारा, तो ये भी एक खतरे की घंटी है। हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, आपको तुरंत वापस जाना है। और दूसरा एक और चीज है कि अगर आपकी जनरल कंडीशन बहुत ही खराब है, आप बहुत कमजोर हो रहे हैं, आपको खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, उल्टियां लग गई, दस्त लग गए, इस तरह की कोई भी चीज अगर फिर हो गई तो आपको तुरंत, तो ये कुछ 5-6 रेड फ्लैग यानी वार्निंग साइंस हैं, इनको हमें नोट करना है। अगर इनमें से कोई भी हो तो हमें तुरंत, इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम है, हमें वापस अस्पताल में डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज कमजोरी होना, थोड़ा बहुत बॉडी में दर्द होना, भूख कम लगना, थोड़ा हर समय सर दर्द रहना, लो फीलिंग होना, यह तो बहुत सारे लोगों में है। एकदम हर ऐसे मरीज, अगर आपकी ऑक्सीजन ठीक है, रेस्ट पर भी और एक्टिविटी पर भी, और आपकी ऑक्सीजन की लेवल्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप गहरा सांस खींच के सांस को रोक रहे हैं और आप 25-30 सेकंड से ऊपर सांस रोक पा रहे हैं, जिसको हम ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं, आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, आपको बुखार 99 से ऊपर नहीं जा रहा है, आपकी भूख अगर खुलने इंप्रूव होने लग गई है, तो इसका मतलब आप ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी हैं, फिर आपको चिंता की जरूरत नहीं है। जी, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के बताए हुए सारे सिम्टम्स आपने नोट कर लिए होंगे। इस पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न सुनते हैं। हरियाणा से शकील अहमद हमसे जुड़ चुके हैं, गुड़गांव से। शकील जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, स्वागत के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुनते हुए, क्योंकि फेफड़ों से संबंधित डॉक्टर साहब आए हुए हैं। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के 12 साल पहले मुझे टीबी की बीमारी हुई थी और मैं पूरी तरीके से सही हूँ। आज भी 1 साल दवाई खाया था, फिर उसके बाद में सही हो गया और अभी भी सही हूँ। और ये कोरोना की जो वैक्सीन है, ये मैं एक डोज ले चुका हूँ, दूसरी अभी बाकी है, अक्टूबर में लगवानी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कोरोना से कितना कि बचाव करना और कितना खतरा है। जैसे टीबी हो गई थी, सही हूँ 12 साल से, सही हूँ अभी, तो मुझे कितना खतरा है कोरोना से। जी पहले तो शकील जी, आपको मेरा सादर नमस्कार और इस प्रश्न में आकर के लिए आपका धन्यवाद। आपको टीबी पहले हो चुकी थी, उसका आप समुचित इलाज करा चुके हैं, तो आज आपको कोरोना होने का खतरा उतना ही है जितना मुझको है या नवीन जी को है। पुराने टाइम में टीबी हो चुकने से, और अगर वो ट्रीट हो चुकी है, तो आज आपका खतरा बढ़ता नहीं है। खतरा कम करने का सबसे जो सशक्त माध्यम है, वो है जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड संयम का नाम दिया है। हम लोग उसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, यानी कि घर से बाहर कभी भी निकले तो मास्क पहने बिना ना निकले, नंबर 1। 2 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें, नंबर 2। लोगों से दूर रहें, फेस टू फेस उनके एक दूसरे मुंह एकदम आमने सामने आने से बचें, नंबर 3। बंद जगहों पर बहुत ज्यादा लोग कभी इकट्ठे ना हो, घर में जैसे पार्टियां करना, हॉल्स में पार्टियां करना, मैरिज फंक्शन करना, कोई रिलीजियस या किसी दूसरे रीजन से एक जगह पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा करना, ये बहुत ही घातक होता है, ऐसा ना करें। और तीसरा ये था, और चौथा, जो जब भी समय मिले आप कोई भी बाहर की चीज छूने के बाद हाथ धोते रहें, मास्क पहनना, दूरी रखना, बंद जगहों पे लोगों का इकट्ठा ना होना और बार बार हाथ साफ करना, ये 4 खंभे हैं, स्तंभ हैं कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के। यह हमको कोरोना के खतरे से बचा के रखेंगे। इनका पालन करें, आप सेफ रहेंगे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्कार। और सर मेरा सवाल है, अभी जो फेस्टिवल का जो सीजन चल रहा है सर जी, सर इसमें मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, शहरों में जाता रहता हूँ, मेरा बिजनेस है सर,
अक्सर मैं देखता हूँ सर कि कोई भी नियमों का पालन करते हुए बहुत सारे लोग हैं जो मास्क से ढंग से कायदे से नहीं पहनते, दो गज की दूरियां नहीं रखते। सर ये आगे आने वाले फेस्टिवल, जैसे अभी केरला में जो ओणम का फेस्टिवल हुआ, त्योहार हुआ, वो अचानक वहाँ पे जो फिगर बढ़ गए, और महाराष्ट्र में भी अभी गणेश उत्सव चालू हुआ है, और लोगों को देखते तो कोई नियमों का पालन जैसे कि कोरोना चला ही गया ऐसे लग रहा है लोगों को। सर ऐसे लोगों को क्या मैसेज हो गया? गुरुनाथ जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। ने बहुत ही जैसे कहते हैं अहम और प्रैक्टिकल मुद्दा उठाया है कि इतना भयानक रूप हमारे देश ने अप्रैल और मई में सेकेंड लेयर में कोरोना का देखा है, जिसमें शायद ही पूरे देश में कोई घर ऐसा होगा जिसके आसपास कोई न कोई अनहोनी दुर्घटना नहीं हुई होगी। दुखद बात यह है कि इतने जल्दी समय में हम सब उसको भूल गए और आज बहुत सारे लोगों ने कोविड संयम को पालन करना तिलांजलि दे दी है और ऐसे जीने लगे हैं जैसे कोविड हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने बहुत पते की बात कही है। देखिए, इसमें हम यही कर सकते हैं कि डॉक्टर होने के नाते नवीन जी AIR के पूरे जिसे कहते हैं उसकी रीच को यूज करके बार बार इस सूचना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उनको बाधित कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम कोई डंडा लेके तो लोगों के ऊपर नहीं खड़े हो सकते। लोगों का कर्तव्य है कि कोविड संयम का पालन। दो कर्तव्य हैं, एक वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को एक राष्ट्रीय ड्यूटी समझकर हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको तुरंत लगवाए। ये हमारा पहला राष्ट्रीय धर्म है और दूसरा राष्ट्रीय धर्म है कोविड संयम का पालन करना। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अभी भी अगर हर देशवासी ने इन दो धर्मों का पालन किया तो शायद हम तीसरी वेव को बाकी देश में, देखिए महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी आपके कई लोगों ने कह दिया है कि तीसरी वेव ऑलरेडी है, केरला ऑलरेडी सफर कर रहा है, लेकिन हमारा डर यह है कि ये सब पिछले सेकेंड वेव की तरह जैसे वहां भी महाराष्ट्र से बाकी देश में फैली थी, तो इस बार भी वो फिर पूरे देश में ना फैले। और अगर हम टीकाकरण पे बहुत जोर दें, हर व्यक्ति अपनी ताकत लगाए और कोविड संयम का पालन करें, तो एज ए डॉक्टर मेरा विश्वास है कि हम इसको अगर पूरी तरह ना रोकें तो कम से कम बहुत डाइल्यूट कर देंगे, जिससे नुकसान कम से कम होगा। जी डॉक्टर, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। डॉक्टर अरविंद, जब इस दूसरी लहर के अंदर हमने देखा है कि कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम चला गया था, 60 चला गया था या 70 चला गया था, वो भी कोरोना को मात देकर बाहर आ गए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन लेवल लगभग ठीक ही था, 80 या 90 के आसपास था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऑक्सीजन लेवल कम होना एक जिसे कहते हैं ना, एक वन ऑफ द साइड्स ऑफ द प्रॉब्लम है। ये जो इसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके मल्टीपल कारण होते हैं। एक चीज तो ये देखी गई है कि कोई भी कोमॉर्बिडिटीज जो आइडेंटिफाई हुई थी, यानी कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर होना, कोई अंग प्रत्यारोपित ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना, आप स्टीरॉइड्स पर हैं, या कोई और ऐसी बीमारी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, या आपका शरीर शिथिल हो गया है, या आपका रिसेंट पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, या जिस समय कोरोना है उस समय अनजाने में आपकी सर्जरी कर दी जाए। ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है उन कारणों की जिनके होने पर कोरोना से सीवियर होने और डेथ होने का चांस बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन 60 हुआ था, मान लीजिए उसका सडनली, वो यंग व्यक्ति है, कोरोना का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उस समय उसका ऑक्सीजन 60 हुआ, उसको दिया गया दवा, उससे तुरंत वो इन्वॉल्वमेंट रिवर्सिबल था, वो रिवर्स हो गया और वो 1, 2, 3 हफ्ते में ठीक होकर घर आ गया। दूसरा व्यक्ति जिसका इन्वॉल्वमेंट तो रिलेटिवली कम था, लेकिन उसको साथ में और बहुत सारी बीमारियां शरीर में थी, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशंस की साइकिल शुरू हुई और अल्टीमेटली वो उसकी जान ले गई। तो खाली कोरोना ही एक चीज नहीं है, उम्र कितनी है
और आपको साथ में दूसरी बीमारियां कितनी हैं, यह भी मॉर्टेलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जी, कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से अमीन भाई। अमीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार अमीन जी। आपको भी नमस्कार जी, क्या प्रश्न है आपका? अमीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को कोरोना हो गया था वो ठीक हो गए कोरोना से, लेकिन उनको अभी सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में सांस फूल जाती है, वो खांसी अभी भी है, तो क्या कारण? डॉक्टर, खांसी जो है बड़ी परसिस्ट कर रही है कोरोना के बाद भी, और जैसा कि इन्होंने कहा कि सांस फूल जाती है, अब उसका क्या कारण है, उससे कैसे निजात मिले? जी, पहले तो मैं इनको नमस्कार करना चाहूंगा और इनको कार्यक्रम में पार्ट लेने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो बात कही है बहुत वाजिब बात कही है। बहुत सारे इस समय हमारे यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में यह देखा गया है कि करीब 90% लोग जो कोरोना से रिकवर हुए हैं वो 100% रिकवर नहीं हुए हैं। उनमें कोई न कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम चल रहा है। जैसे सबसे कॉमन सिम्टम है शरीर में शिथिलता, यानी एक्सट्रीम कमजोरी। व्यक्ति आके बिस्तर पे ऐसे पड़ जाता है जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। जगह जगह सर में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, पैरों में, टांगों में, पिंडलियों में दर्द, जगह जगह जलन होना, भूख नहीं लगना, डिप्रेशन की फीलिंग होना, माइंड का मेंटेशन क्लाउडिंग होना, गले में खाना निगलने में तकलीफ, सांस लेने में कुछ भारीपन का एहसास और ड्राई कॉफ परसिस्ट करना। कुछ लोगों को डायरिया परसिस्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है सिम्टम्स की, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी, जो लोगों में परसिस्ट कर रही है। देखा यह गया है कि अगर आप डाइट अच्छी लें, हाई प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है, और वापस आने के बाद अपने को एक 24 आवर्स के रेगुलर साइकिल में बांधें। इन सब के पीछे लोगों में एक डर जो है वो बहुत बड़ा कारण है। अस्पताल में होने की वजह से, व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज पढ़ने की वजह से, एक दूसरे के बारे में जानने की वजह से, फलां को ये हो गया, उस सब से लोगों में इतना भयंकर डर है कि उस डर के बारे में है लोग एक्चुअली बीमारी से कम और डर की वजह से ज्यादा परेशान हैं। तो जब हमारे पास रोगी आते हैं तो पहले तो हम उनका जैसे चेस्ट एक्सरे कराते हैं या HRCT कराते हैं। सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है कि अगर आप एक जबरदस्त गहरा सांस खींचें और खींच करके उसको रोक लें अंदर और उसको रोक के रखें, और जब तक आप रोक सकते हैं उसको रोक के रखें, और जब ना रोका जाए तो छोड़ दें, तो इसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग टाइम। तो ये समय कितनी देर तक आप सांस रोक पाते हैं, जो नॉर्मली एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में 30 सेकंड से ऊपर होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा क्रूड टेस्ट है आपकी लंग की स्थिति को बताने का। और अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर है तो आप अच्छी डाइट लीजिए, रिलैक्स करिए और धीरे धीरे अपनी 24 आवर साइकिल को रिस्टोर करिए। सुबह एक समय पे उठिए, थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, दिन भर अपने को बिजी रखिए, बीमारी के बारे में ना सोचिए, सोने का समय निश्चित करिए, खाने पीने का समय निश्चित करिए। क्योंकि नवीन जी, अस्पताल में जाके हमारी पूरी 24 आवर साइकिल टोटली बिगड़ जाती है। ये सब करने से नवीन जी मेरे एक्सपीरियंस में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स धीरे 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 अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। और जो खांसी है वो गार्गल्स करने से, स्टीम इनहेलेशन से और कुछ कॉफ सिरप्स लेने से ठीक हो जाती है। अच्छी चीज ये है कि समय के साथ ये सारे सिम्टम्स सुधर जाते हैं। जी, डॉक्टर अरविंद, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि जो भी हमें सुन रहे होंगे और YouTube पे जब हमें बाद में सुनेंगे तो बहुत से उनकी जो परेशानियां हैं, बहुत से प्रश्न हैं और बहुत सी जो जिज्ञासाएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और कोरोना से वो डरेंगे नहीं, उससे बचेंगे। आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, और सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को अब दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।